सुरेश रागानी स्वागत करता हूं आपका हॉराइजन न्यूज पर। आइए देखते हैं अजमेर शहर की बड़ी खबर। जीएसटी का विरोध करने वाले कालीचरण भाजपा नेताओं के साथ आए नजर। एक दिन पहले अजमेर बंद कराया, अगले दिन जीएसटी के समर्थन वाली बैठक में दिखे। जीएसटी का विरोध कर अजमेर बंद कराने वाले व्यापार महासंघ के संरक्षक अजमेर बंद के अगले ही दिन भाजपा के नेताओं द्वारा आयोजित जीएसटी की बैठक में नजर आए। हालांकि व्यापार संघ के अध्यक्ष रमेश लालवानी ने इस संरक्षक कालीचरण का निजी निर्णय बताया है। उल्लेखनीय है कि व्यापार से जुड़े कई लोग भाजपा के विभिन्न पदों पर हैं या फिर भाजपा के समर्थक हैं। व्यापार महासंघ के संरक्षक कालीचरण भी भाजपा के समर्थक हैं। जीएसटी को लेकर व्यापार महासंघ का रुख है, क्योंकि जो संरक्षक है कालीचरण जी, उन्होंने कल जीएसटी के समर्थन में भाजपा के साथ मीटिंग की है। ये बात आपकी सही है कि उन्होंने अपने लेवल पर ही भाजपा के पूरे कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, मंत्रियों के साथ उन्होंने मीटिंग करी। यह उनका व्यक्तिगत जो है निर्णय था, कदम था। श्री अजमेर व्यापार महासंघ का इससे कोई लेना देना नहीं है, सरोकार नहीं है, क्योंकि यह राजनीतिक पूर्णतः राजनीतिक बैठक थी। उनमें श्री कालीचरण जी, उन्होंने वहाँ उनको स्थान उपलब्ध करा दिया और खुद बैठ गए। तो अध्यक्षता करके उन्होंने जो श्री अजमेर व्यापार महासंघ का लिया। श्री अजमेर व्यापार महासंघ का कोई पदाधिकारी उस बैठक में नहीं था, न कोई श्री अजमेर व्यापार महासंघ का उससे लेना देना है। उस बैठक में श्री कालीचरण जी अपने स्तर पर बैठे हैं और उन्होंने श्री अजमेर व्यापार महासंघ का नाम जो गलत लिया है, तो उनको जो है ना श्री अजमेर व्यापार महासंघ ने निर्णय लेकर के तुरंत प्रभाव से उस पद से हटा दिया। उस पद से श्री अजमेर व्यापार महासंघ में कालीचरण जी जो है संरक्षक के पद पर पहले आते थे और एक दिन पहले तो उन्होंने बंद कराया। बंद में पूर्णतः से सबने सहयोग किया है, पूरे व्यापारियों ने, मार्केट में 107 संगठन जुड़े हुए हैं श्री अजमेर व्यापार महासंघ से, और उन्होंने बंद भी शांतिपूर्ण व्यापारियों ने किया है। तो कल की जो बैठक थी वो पूर्णतः राजनीतिक थी और सब समझते हैं कि राजनीतिक थी। कालीचरण जी जो है उनमें बैठे तो उनका व्यक्तिगत निर्णय था। श्री अजमेर व्यापार महासंघ का इससे कोई लेना देना नहीं है। जेलेन अस्पताल के बदतर हालातों का नमूना आया सामने। आपातकालीन विभाग में खत्म हो गया टाके लगाने वाला धागा। दुर्घटना में घायल युवक करता रहा उपचार का इंतजार। जरा सोचिए, अगर किसी को दुर्घटना में गंभीर चोट आई हो, सिर से खून बह रहा हो, उसे तुरंत टाके लगाने की जरूरत हो और आप उसे बचाने के लिए तेजी से किसी अस्पताल लेके पहुंचे। वहां का नर्सिंग स्टाफ कहे कि उनके पास टाका लगाने का डोरा खत्म हो गया है। आप इस बात पर नाराजगी जताएं और अस्पताल कर्मी आपको धक्का देकर बाहर निकाल दे, आपकी स्थिति कैसी होगी? ऐसे वाक्य के बाद आपका व्यवहार कैसा होगा? स्वाभाविक है आप नाराज और गुस्सा होंगे। ऐसा ही कुछ अजमेर के रहने वाले सुरेश नाम के एक युवक के साथ हुआ। उसके चाचा का लड़का राकेश एक दुर्घटना में घायल हो गया, उसका सिर फट गया। सुरेश उसे लेकर जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के कैजुअलिटी विभाग पहुंचा। यहाँ चोटग्रस्त राकेश को देखने वाला नर्सिंग स्टाफ तो मौजूद था, लेकिन सिर से बह रहे खून को रोकने के लिए लगाए जाने वाले टांकों का धागा नहीं था। कुछ देर तो सुरेश सोचता रहा कि अब टांका लगेगा, अब टांका लगाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राकेश के सिर से लगातार खून बह रहा था। जब सुरेश झल्लाया तो एक नर्सिंग कर्मी ने कहा कि हम क्या करें, टाके का धागा खत्म हो गया है, अभी आ रहा है। ही नहीं, नर्सिंग कर्मी ने उसे आपातकालीन कक्ष से बाहर निकाल दिया। आप खुद ही सुनिए सुरेश की जुबानी। सुरेश उनके टाके लगे हुए हैं, टाके आने लगाने, लेकिन धागा नहीं। बोल रहे धागा नहीं। मैंने कहा धागा नहीं, इमरजेंसी में धागा नहीं है, कब मिलेगा? बोला आपको क्या मतलब धागा है नहीं है? मेरे को बाहर निकाल दिया, धक्का देकर। किसने निकाला आपको बाहर? उन्होंने जो अंदर टाके लगा रहे हैं उन्हें। क्या किस मामले में आए हो आप? मैंने बोला एक्सीडेंट है, मेरे चाचा का लड़का एक्सीडेंट हुआ है। तो मैंने कहा ये अपने बकरा मंडी में मोटरसाइकिल से। तो मैंने कहा इमरजेंसी केस है, इनके धागा ही नहीं है इमरजेंसी केस में। तो ये बोल रहे हैं धागा नहीं है, तेरे क्या मतलब, तू बाहर निकल। आपको ऐसे कहा जा रहा है? ऐसा कहा। कौन गिरा आपको? वो इमरजेंसी वार्ड में, आप देख लो जाके कौन है कौन नहीं। मैं इनको जानता नहीं हूँ। एक्सीडेंट किसका हुआ है? मेरे चाचा के लड़के का एक्सीडेंट हुआ है। क्या नाम है? उनका राकेश नाम है। आप क्या लगते हो? मैं उसका भतीजा लगता है। आपका नाम? चाचा लगता हूँ। आपका नाम? शराब के नशे में दो युवक ने मारी मोटर सवार बुजुर्ग को टक्कर। डाक विभाग में काम करने वाला बुजुर्ग हुआ गंभीर रूप से घायल, लोगों ने पहुंचाया जेलेन अस्पताल। शराब के नशे में दो युवक ने मोटरसाइकिल पर जा रहे 55 वर्षीय व्यक्ति को टक्कर मारकर घायल कर दिया। दुर्घटना में डाक विभाग में काम करने वाले व्यक्ति को गंभीर चोट आई है। उसे 108 एम्बुलेंस की मदद से जेलेन अस्पताल में भर्ती कराया गया। दुर्घटना के बाद शराब पिए हुए दोनों युवक ने भागने का प्रयास किया, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। मामले की सूचना रामगंज थाना पुलिस को दी गई।
पुलिस ने दोनों युवक के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। मेरे पापा पोस्ट ऑफिस में 30 साल उनको नौकरी करते हुए 20 साल से नौकरी कर रहे हैं। डेली सुबह जाते हैं 11 बजे, शाम को 6 बजे घर पे आते हैं। आज सुबह भी वो 11 बजे घर पे गए। अभी तकरीबन 1:30 से 2 बजे के बीच में उनको फ़ोन आया कि वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया। वहाँ जाके देखा तो वो लथपथ खून की हालत में लथपथ पड़े हुए थे। 108 को भी फ़ोन कर दिया। और जो जवाजा के थे वो 2 लड़के जिन्होंने एक्सीडेंट करा उन्होंने दारू पी रखी है। मोटरसाइकिल वालों ने पिताजी के हाथ की हड्डी टूट चुकी है। नौकरी करने लायक भी नहीं रह रहे, जिंदगी भर अब नौकरी भी नहीं कर सकते। पैदल जाते थे कि पापा? नहीं, पापा गाड़ी पे थे। 30 साल हो गए उनको गाड़ी चलाते हुए। गाड़ी से ही वो डाक बांटा करते थे पोस्ट ऑफिस के अंदर। गाड़ी भी टक्कर मारी? हाँ, वो तेज रफ्तार से आ रहे थे। 70-80 की स्पीड थी उनकी। कौन सी जगह की घटना है? ये HMT के सामने की है। ठीक है। HMT पोस्ट ऑफिस में ही है। पुलिस में रिपोर्ट वगैरह लिखा? कंप्लेन अभी नहीं करी, जा रहा हूँ पुलिस थाने के अंदर ही, जा रहा हूँ रामगंज थाने के अंदर। आपका नाम? जी, मेरा नाम कुलदीप आसोपा है। जो घायल जिन्होंने टक्कर मारी वो कहाँ है? वो यही नहीं है, अभी हॉस्पिटल के अंदर ही उनको पकड़ रखा है। भागने की कोशिश कर रहे थे, उनको पकड़ रखा है। ठीक है। मेरा नाम कुलदीप आसोपा है। सड़क दुर्घटना में नारेली के रहने वाले 2 लोग घायल, एक की हालत गंभीर, लोगों ने पहुंचाया जेएलएन अस्पताल। नारेली गांव के रहने वाले 2 लोग दुर्घटना का शिकार हो गए। 2 में से एक व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है, वहीं दूसरे को शरीर में कई स्थानों पर चोट आई है। दोनों एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर गांव की ओर जा रहे थे। इस दौरान उनकी मोटरसाइकिल को अज्ञात वाहन टक्कर मारकर चला गया। घटना में नारेली निवासी सातुमल मेघवंशी और जयदेवा को चोट आई है। दोनों घायल को स्थानीय लोगों ने जवाहरलाल नेहरू अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार चल रहा है। नारेली से गुजर रहे थे ना, तो रोड के सारे एक ग्रिल लगी हुई, उसके पास में मोटरसाइकिल थी और दोनों वहीं गिरे हुए थे। दोनों नारेली के, हम भी नारेली के। वो किस जगह जा रहे थे, किस जगह से आ रहे थे, कुछ पता है? हमारे गांव से आ रहे थे, वो गांव में जा रहे थे नारेली। किस चीज से एक्सीडेंट हुआ इनका? वो हमें मालूम नहीं था। अच्छा, कितने जने थे? 2 जने थे। काय पे सवार थे सर? बाइक पे। ठीक है। बाइक की कैसी हालत है? क्या कोई गाड़ी लगता है कि कोई गाड़ी? देखा नहीं हमने, देखा ये भाई साहब आ रहे थे, इनकी गाड़ी में डाला इनको। और इनका कुछ नाम हम पता है आपको? सातुल जी मेघवंशी नाम है नारेली के। अच्छा, नारेली गाँव के हैं। दूसरे का नाम क्या है? लड़का है वो। तो आप उनकी जिनकी नाजुक हालत है या कैसी स्थिति है? हालत तो नाजुक ही। एक के यहाँ पे कनपट्टी में लगी, कान से खून आ रहा है। देखो क्या होता है। अच्छा, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सत्यनारायण गुरु। आप क्या लगते हो? नारेली। आप क्या लगते हो उनके? कुछ मैं कुछ नहीं लगता, गाँव का ही है। ठीक है। हत्या मामले की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर दिया ज्ञापन। ब्यावर विधानसभा क्षेत्र का है मामला। परिजनों ने पुलिस कप्तान से की जांच की मांग। ब्यावर में हुई एक महिला के हत्या के मामले में निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर परिजनों ने पुलिस कप्तान को ज्ञापन दिया। भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के मुकेश गोयल के नेतृत्व में परिजनों द्वारा दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि कुछ समय पहले एक महिला के ससुराल पक्ष के लोगों ने उसकी हत्या कर दी थी। उस मामले में थाना पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं की गई। मामले की निष्पक्ष जांच नहीं होने से आरोपीगण फायदा उठा रहे हैं। मैं मुकेश गोयल, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति देहात मोर्चा से जिलाध्यक्ष हूँ। मैं ब्यावर निवासी रेणु जतिया, जिनकी बहन की ससुराल वालों ने हत्या कर दी थी, उस मामले में आज एसपी साहब से हमें मिले और मिलकर हमने इन प्रार्थी को लेकर सारी बात हमने एसपी साहब को बताई। और मुख्य मांग ये है कि ये जो हत्या का मामला है, इसमें साक्ष्यों को मिटाया गया और झूठा ये बताया गया कि इसने फांसी पर चढ़कर हत्या कर दी। तो हमने मांग रखी है कि इस मामले की पूरी निष्पक्ष जांच कराकर पीड़ित परिवार है उन्हें न्याय दिलाया जाए। ये हमारी आज मांग है। मेरी बहन बाढ़ दिन में रहती थी। मेरी बहन को रोज उनके ससुराल वाले परेशान करते थे, मारपीट भी करता था। उसके पति दारू पीता था, जुआ भी खेलता था, सब होते। मेरी बहन है ना बहुत परेशान थी। वो मुझे और मेरी बहन को बताती थी कि मेरी सास मेरा ससुर मुझे बहुत परेशान करता है, मुझे ना उन आदमी से मेरा निपटारा करवा दो, मुझे तो इससे तलाक। क्या नाम था उनके आदमी? सुनील, और उसके ससुर का था शंकर और डाली था सास का। मेरी बहन मुझे रोज बताती थी, तो मैं उसको बोलती थी उसको छोड़ दे। वो कहती कि हाँ मैं छोड़ दूँगी। ठीक, वो मेरी बहन मेरे मरने से एक दिन पहले मेरे से बात हुई थी कि
उसके ना मैंने बोला कि तू आजा, तो ये बोल रही थी कि हाँ मैं तो आ जाऊँगी, इससे ना निपटारा लूँगी, अब तो मैं नहीं रहूँगी उसके साथ। तो मैं क्या चल ठीक है। तो 2 दिन बाद में वो बोल रहे हैं कि तुम्हारी बहन फांसी खाकर मर गई है। तो मैंने कहा ऐसे कैसे मर सकती है, मेरी बहन ने रात को बात की, ऐसे कैसे मर सकती है कि हाँ वो तो मर गई है, फांसी खा दी है। तो ऐसे सुन के हमारा तो हाल खराब हो। किस जगह हुआ था ये पहाड़गंज जटिया कॉलोनी। बहन अभी वहीं रहती है? वहीं रहती थी। लटका दिया गया, मार के पंखे पे लटका दिया, उसके गले पे इतना बड़ा लाल निशान था, हमने देखी उसकी बॉडी, और इतना बड़ा यहाँ पे खड्डा था। वो कह रहे कि वो खुद ही मरी है, और हमको विश्वास नहीं आ रहा कि वो खुद मर सकती है, हमको विश्वास नहीं है, और हमारी पुलिस वाले एक भी नहीं सुन रहे। अब क्या करें? आप क्या चाहते हो? अब नाम चाहते हैं मेरी बहन को इंसाफ मिले, और उनके हत्यारों को वो जेल में वगैरह भी देखे? हाँ 2 बच्चे, 2 लड़के। नाम बताओ। एक का नाम लक्की है, एक का नाम लतेश। आपका नाम बताओ। मेरा नाम रेनू है, मैं उसकी बहन हूँ। मेरे माता पिता नहीं है, मैं उसकी बहन हूँ बड़ी, और इसलिए मैं ही खाऊंगी। 2 माह की बेटी को छोड़कर मां चलती बनी, घर का कीमती सामान भी ले गई साथ। पति ने दरगाह थाने को दी रिपोर्ट। अंदरकोट के रहने वाले सिराज उर्फ हिसामुद्दीन की पत्नी घर का सामान समेटकर घर छोड़कर चली गई। रानी बेगम नाम की ये महिला अपनी 2 महीने की बेटी को रोता बिलखता छोड़ गई। सिराज ने दरगाह थाना पुलिस को रिपोर्ट देकर अपनी पत्नी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सिराज ने रिपोर्ट में बताया 27 जून को वह काम पर गया हुआ था। पीछे से उसकी पत्नी रानी बेगम घर में रखे कीमती सामानों को लेकर चली गई। सिराज ने अपनी पत्नी रानी से संपर्क करने की हर तरह की कोशिश की, लेकिन उससे संपर्क नहीं हो सका। कैसे परेशान हो? यानी 27 तारीख को ये लोग लेके इसको गायब हो गए बेटी को, और मेरे को फ़ोन करके मेरे दोस्त ने बुलाया तो बच्ची रो रही थी कमरे में, पैसे वगैरह सामान लेके सब फरार, और बार बार मेरे से पैसे मांगते हैं। 3 लाख दो, 40,000 दो। 2 महीने पहले मैंने 15,000 रुपये दिए, और जनाना हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई इसकी, और बच्ची को मारने की कोशिश। गर्दन में 20 दिन बाद में मेरे को बोला हड्डी खुली हुई है। फिर मैं इसको विक्टोरिया लेके गया, तो डॉक्टर ने बोला कसरत कराओ इसको, गर्दन 10 बार इधर उधर करो, और अब ये गायब है। कोई पता नहीं, फ़ोन वोन सब बंद, और मुझे कोई खबर नहीं है। और थाने में रिपोर्ट दे रखी है कोर्ट के थ्रू, अभी तक मेरी कोई सुनवाई नहीं है। ट्रैफिक पुलिस ने की कलेक्ट्रेट में कार्रवाई, पार्किंग नियमों को अंगूठा दिखाने वालों के खिलाफ की कार्रवाई। कई गाड़ियों के चालान बनाए तो कई गाड़ियों को किया जब्त। शहर में पार्किंग की व्यवस्था बनाने में जुटी ट्रैफिक पुलिस ने सोमवार को कलेक्ट्रेट में बेतरतीब तरीके से खड़े वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की। कलेक्ट्रेट में आने वाले अधिकांश लोग अपने वाहनों को पार्किंग गाइडलाइन के अनुसार नहीं रखते हैं। ऐसे में कलेक्ट्रेट परिसर में गाड़ियां अव्यवस्थित रूप से खड़ी होती है। बेतरतीब तरीके से खड़ी इन गाड़ियों के कारण कलेक्ट्रेट एसपी व अन्य बड़े अधिकारियों को कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ा। वाहनों को गलत तरीके से खड़ा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सोमवार को ट्रैफिक विभाग का लवाजमा कलेक्ट्रेट पहुंचा। ट्रैफिक पुलिस ने कई वाहनों के चालान बनाए तो कई वाहनों को जब्त कर ट्रैफिक विभाग भेजा। ट्रैफिक पुलिस की इस कार्रवाई से उन सभी लोगों में हड़कंप मच गया जिन्होंने पार्किंग नियमों को धक्का बताते हुए अपनी गाड़ियां खड़ी की। जीएसटी के विरोध में बंद रहा किशनगढ़ का मार्बल व्यवसाय। सड़कों पर उतरकर मार्बल व्यवसायियों ने जताया रोष। अनिश्चितकालीन बंद रहेगा मार्बल उद्योग। केंद्र सरकार द्वारा 1 जुलाई से लागू किए गए जीएसटी कानून के विरोध में किशनगढ़ मार्बल उद्योग से जुड़े व्यवसायियों ने अनिश्चितकालीन बंद शुरू कर दिया है। मार्बल व्यवसायियों ने सोमवार को सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में मार्बल कारोबार से जुड़े सैकड़ों लोगों ने जीएसटी के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध दर्ज कराया। विरोध प्रदर्शन के कारण किशनगढ़ का मार्बल व्यवसाय और उससे जुड़े सारे कारोबार पूरी तरह बंद रहे। मार्बल कारोबारियों ने दावा किया है कि जीएसटी के चलते मार्बल व्यापार पूरी तरह खतरे में पड़ जाएगा। इससे जुड़े हजारों कारोबारियों और श्रमिकों का जीवन यापन खतरे में आ जाएगा। अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बांटेगा लोन। बेरोजगार को रोजगार के लिए और विद्यार्थियों को दिया जाएगा लोन। 31 अगस्त तक दिए जा सकते हैं आवेदन। राज्य अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने बेरोजगारों को रोजगार के लिए लोन उपलब्ध कराने के लिए आवेदन मांगे हैं। इसके साथ ही विभाग की ओर से पढ़ने के इच्छुक अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को भी लोन उपलब्ध कराए जाएंगे। विभाग के अधिकारी मोहम्मद उमर उदराज खान ने बताया कि विभाग की ओर से 1 जुलाई से 31 जुलाई तक बेरोजगार और विद्यार्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
रियायती दर के ऊपर काम करने के लिए ऋण उपलब्ध करवाए जाने का इस कार्यालय के द्वारा काम किया जाता है और अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए शैक्षिक ऋण भी इस कार्यालय से स्वीकृत किए जाते हैं। उक्त दोनों कामों के लिए हमारे पास बजट प्राप्त हो चुका है हमें और आगे की कार्रवाई हम चालू कर रहे हैं। 1 जुलाई से 31 अगस्त तक हम उनकी एप्लीकेशंस इनवाइट करेंगे। एप्लीकेशंस की स्क्रूटनी होगी, उसके बाद जिला लेवल की कमेटी की एक मीटिंग होगी और मीटिंग के बाद उनके सैंक्शन निकालकर 30 दिसंबर तक हम उनको पैसा डिस्बर्स कर देंगे। उसके बाद अगर बजट बचता हो तो आगे की एक दफा फिर अखबारों में विज्ञप्ति जारी करके आगे के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से अल्पसंख्यक वर्ग के ऐसे लोग जो धंधा करने के लिए लालायित हैं, योग्य हैं, लेकिन पैसे की तंगी की वजह से कहीं झिझक रहे हैं, कहीं धंधा शुरू करने में उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, उन सब लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि वो इस कार्यालय में संपर्क करें और अपने धंधा करने के लिए यहाँ से लोन लेने की कार्रवाई अब चालू करें। वो लोग जो इनकम वाइज अगर ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं तो उनकी मैक्सिमम इनकम पर एनम 81,000 और अगर नगरीय क्षेत्र के निवासी हैं तो उनकी पर एनम इनकम 1,03,000 अगर है तो वो 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर यहाँ से लोन ले सकते हैं, अपना धंधा चालू कर सकते हैं। और इससे ज्यादा है और 6 लाख से कम वार्षिक इनकम यदि उनकी है तो 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम उनका पैसा मुहैया करवा सकते हैं और वो अपने धंधे का चालू कर सकते हैं। इस आवेदन पत्र में कुछ दस्तावेज उनको संलग्न करने होंगे जिसमें मूल निवास है, अल्पसंख्यक सर्टिफिकेट है, उनका इनकम के लिए वो डिक्लेरेशन कर दें। कहीं किसी अथॉरिटी से उसके सर्टिफिकेट के इश्यू होने की जरूरत नहीं है, वो अपना डिक्लेरेशन करके अपनी वार्षिक इनकम बता सकते हैं, तो डिक्लेरेशन लगेगा। उन पे कहीं किसी बैंक का कोई ऋण ओवरड्यू नहीं चल रहा हो, इस प्रकार का एक वो एफिडेविट दे दें, धंधा क्या कर रहे हैं उसका एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर लें, बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी उसमें संलग्न करनी होगी, आधार कार्ड संलग्न करना होगा, पैन कार्ड संलग्न करना होगा और जिस जगह पर वो काम कर रहे हैं अपने कार्यस्थल के दस्तावेज संबंधी कुछ प्रमाणीकरण, कुछ दस्तावेज उनको संलग्न करने होंगे। तो इस तरह की कुछ फॉर्मेलिटीज के साथ अपना आवेदन पत्र वापस कार्यालय में जमा करवा के वो अपने इस प्रोसेस में वो हिस्सा ले सकते हैं। उसी तरह से जो बच्चे पढ़ रहे हैं और कहीं उनके परिवार को उनको आगे पढ़ाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है आर्थिक रूप से, तो ऐसे बच्चों के लिए भी हम उनको उपलब्ध करवाते हैं। इंजीनियरिंग कर रहा हो बच्चा, ऐसा कोर्स जो जिस कोर्स के करने पर बच्चे को आगे नौकरी मिलती है, जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, टेक्निकल कोर्सेज हैं, ऐसे कोर्स को आगे कंटिन्यू करने के लिए बच्चों को हम ऋण मुहैया करवाते हैं। बच्चे की उम्र 16 साल से 32 साल के बीच होनी चाहिए। इनकम के जो क्राइटेरिया है जो व्यावसायिक ऋण में है उसी वही क्राइटेरिया शैक्षिक लोन के लिए भी इनकम वाइज रहेगा। मैं यूडी खान, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर। पशुपालन विभाग के कर्मचारियों ने दिया धरना, राज्य सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, मांग नहीं माने जाने पर दी बड़े आंदोलन की चेतावनी। पशुपालन विभाग के कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर पर 1 दिवसीय धरना दिया। कर्मचारियों ने मांग नहीं माने जाने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। धरने पर बैठे कर्मचारियों को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा, कर्मचारियों की मांगों को संदर्भ में राज्य सरकार उदासीन बनी हुई है। कर्मचारियों की मांगे पूरी नहीं होने के कारण उनमें असंतोष बना हुआ है, जिसका असर काम पर भी पड़ रहा है। कर्मचारी संघ की ओर से जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में वेतनमान सहित अन्य समस्याओं के समाधान की मांग की है। आज पशुपालन चिकित्सा कर्मचारियों की मांगों के लिए 1 दिवसीय धरना या कल जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर रखा गया। इनकी प्रमुख मांगों में है जो मेडिकल के नर्स कंपाउंडर है उनकी जो वेजेज है और वेतन भत्ते जो उनको मिलते हैं उनके समान इनको मिलना चाहिए, जबकि इनकी जो वर्क हार्ड ड्यूटी उनसे ज्यादा है, इनकी जो योग्यता है जो मेडिकल वालों से ज्यादा है और ये लोग साइंस हैंड है एग्रीकल्चर के और साइंस बायो के हैं, जबकि जो मेडिकल के चिकित्सा में जो भर्ती होते हैं वो आर्ट्स वाले भी हो सकते हैं, 12वें पास कुल मिला के कुल 12 पास होते हैं। इस मांगों के लिए लगभग 1 साल से ये पशु चिकित्सा कर्मचारी संघ लड़ता आ रहा है। सरकार के बार बार धरना प्रदर्शन ज्ञापन के मार्फत ये लड़ता आ रहा है।
आज आखिरी बार ये हमने एक दिवसीय धरना लगाया है। अगर सरकार इनकी मांगों पर सम्मानजनक समझौता नहीं करती है तो कर्मचारियों को आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। बद्री प्रसाद शर्मा, जिला अध्यक्ष सब कर्मचारी महासंघ अजमेर। पशुपालन विभाग की रीढ़ कही जाने वाली एक ऐसी लॉबी जो आजकल आज धरने के रूप में यहाँ उपस्थित है। ये धरना आज ही नहीं दिया जा रहा, बल्कि 3 साल से लगभग 10 से 15 साल हो गए। केवल कुछ मांगे ऐसी हैं जो 10 से 15 साल से लंबित हैं और बिना बजट की मांगे हैं। लेकिन अफसोस और दुर्भाग्य है इस सरकार का, इस विभाग का, कि आज तक उन मांगों पर किसी प्रकार का कोई न्यायोचित मार्ग नहीं प्रशस्त किया जा रहा है। सब जानते हैं, जब तक कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के माध्यम से भी इस बात को कहा गया है कि ये डिमांड पूर्व में की जानी चाहिए थी, परंतु सबके मानते हुए भी किसी प्रकार का कोई भी न्यायोचित मांग स्वीकार की नहीं जा रही है। हमारा सरकार से केवल एक ही अनुरोध है कि आप द्विपक्षीय वार्ता न्यायोचित प्रकार से निर्धारित कर और हमारी मांगों को निश्चित रूप से निश्चित रूप से ध्यान दे करके इसको प्रशस्त कराएं। आज के लिए आपने? मैं सुरेश वर्मा। आज के लिए आपने? आज हमारा धरना है और ज्ञापन मुख्यमंत्री एवं माननीय वसुंधरा राजे को और माननीय मंत्री महोदय को हम यहाँ से पहुँचा रहे हैं। कलेक्टर साहब को मेरा नाम सुरेश वर्मा, संरक्षक। पानी की समस्या को लेकर बोराज के लोगों ने किया प्रदर्शन। रैली के रूप में पहुंचे कलेक्ट्रेट, नारेबाजी कर प्रशासन को चेताया। पानी की समस्या से जूझ रहे बोराज के लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर रोष जताया। लोगों ने पानी की मांग करते हुए प्रशासन को बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। पानी की समस्या के समाधान की मांग को लेकर श्रीराम सेना की रेखा की अगुवाई में बड़ी संख्या में लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। लोगों का कहना था कि आजादी के 70 सालों बाद भी बोराज में लोग पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। क्षेत्र में हैंडपंप तक नहीं है। क्षेत्र की महिलाओं को पानी के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में जाना पड़ता है। लोगों ने कई बार प्रशासन को इस समस्या से अवगत कराया, लेकिन आज तक समाधान नहीं हुआ। जल्दी ही पानी की समस्या का समाधान नहीं होने पर श्रीराम सेना ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। किन मांगों को लेकर आज आप लोग आए? जो मेरे बोराज में हैंडपंप नहीं लगा हुआ है, वहाँ की माताओं बहनें पानी के लिए बहुत तरसती है। पार्षद के पास गए, पार्षद ने आश्वासन दे दिया कि हम लगा देंगे। वहाँ का सरपंच है, उसने भी आश्वासन दे दिया कि हम लगा देंगे। मेरी माताओं बहनें 1 साल से इंतजार कर रही है, 4 साल से इंतजार कर रही है कि पानी कब लगेगा, लेकिन वो लोग सिर्फ आश्वासन ही देते हैं। वो 2 दिन रह के दिखाए बिना पानी के, जो मेरी जो बहनें रह रही है वैसे रह के दिखाए 2 दिन। आज क्या लगा यहाँ? मैं पानी की मांग करना है, हमारे को पानी चाहिए, चाहिए हमारे को। श्रीराम सेना शहर अध्यक्ष रेखा। आनंदपाल एनकाउंटर मामले में जंतर मंतर पर राजपूत समाज के प्रदर्शन में लिया कई राज्य नेताओं ने भाग। राजनाथ सिंह से मुलाकात कर सीबीआई जांच की मांग। वसुंधरा राजे सरकार को चेताया। बहुचर्चित आनंदपाल एनकाउंटर मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर राजपूत समाज ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद समाज के शिष्टमंडल ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर ज्ञापन दिया। जंतर मंतर पर देश के विभिन्न प्रांतों के राजपूत नेताओं ने भाग लिया। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के आह्वान पर हुए इस प्रदर्शन में राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित अन्य प्रदेशों के राजपूत नेता भाग लेने दिल्ली जंतर मंतर पहुंचे। राजपूत नेता ने राजस्थान सरकार से आनंदपाल एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग करते हुए चेताया कि अगर सरकार ने उनकी मांगे पूरी नहीं की तो आने वाले विधानसभा चुनाव में राजपूत समाज भाजपा से हटकर निर्णय करेगा। कोई भी उसके इंसान वाले चेहरे को दिखाना नहीं चाहता है। आनंदपाल ने वास्तव में क्या किया है और उसके क्या कार्य रहे हैं उस पर मैं ज्यादा प्रकाश नहीं डालूंगा, लेकिन उसका एक इंसानी चेहरा भी आप लोगों के सामने आना चाहिए। उसका इंसानी पहलू कोई अभी देख नहीं रहा है। यही आनंदपाल था जिस आनंदपाल से मेरे कई साथियों के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कुछ संबंध रहे हैं उसके स्कूली दिनों में। दिल्ली जंतर मंतर पर राजपूत समाज के लोगों द्वारा
सुबह 11 बजे से लगाकर शाम को 5 बजे तक लगातार प्रदर्शन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में राजपूत समाज के लोग शामिल थे। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और अन्य जगहों से आए राजपूत समाज के लोग सरकार के प्रति आक्रोशित थे। उनका कहना था कि जब सरकार सही है और सरकार इस एनकाउंटर को सही मानती है तो सीबीआई जांच कराने में क्या आपत्ति है। इसी प्रकरण में, इसी संबंध में समाज के प्रतिनिधिमंडल ने राजनाथ सिंह जी से मुलाकात करी। वहां से उचित आश्वासन मिलने की बात सामने आ रही है। उसके अलावा दिल्ली में उपस्थित कई सीनियर नेताओं से प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात करी है। उम्मीद है कि जल्दी ही कोई न कोई सही फैसला सरकार लेगी। यदि सरकार फैसला सही नहीं लेती है तो इससे समाज में गलत मैसेज आएगा, सरकार के प्रति समाज के लोगों में आक्रोश होगा। अभी सरकार तानाशाही करके लोगों को डरा धमका के चुप बिठा सकती है, लेकिन 1 साल बाद जो चुनाव आने वाला है उसमें सरकार के मंत्री और विधायक जब समाज के लोगों से वोट मांगने आएंगे, जब उनको जवाब दिया जाएगा। आज जो तानाशाही चल रही है उस तानाशाही का जवाब उस समय बहुत अच्छे तरीके से दिया जाएगा। हम सरकार से कोई गलत मांग नहीं रख रहे हैं, जो उचित मांग है उस उचित मांग को मानना जाना चाहिए। सीबीआई जांच की मांग कोई गलत मांग नहीं है। सीबीआई जांच एक आम नागरिक का अधिकार है। हर नागरिक अपने अधिकार पर कह सकता है कि साहब ये हमारे को न्याय व्यवस्था के लिए उचित और सही जांच कराई जाए। जब सरकार मानती है कि एनकाउंटर सही है तो फिर उसको जांच कराने में क्या आपत्ति है। हमारा राजस्थान सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द सीबीआई जांच के आदेश दिए जाएं। धूमधाम से निकाली गई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, सैकड़ों श्रद्धालुओं ने लिया भाग। विभिन्न स्थानों पर हुआ रथ यात्रा का भव्य स्वागत। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा धूमधाम से निकाली गई। रथ में सजे भगवान जगन्नाथ की यात्रा का विभिन्न स्थानों पर भव्य स्वागत हुआ। जनकपुरी से शुरू हुई रथ यात्रा विभिन्न मार्गों से होती हुई उन जनकपुरी पहुंची। रथ यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। गाजे बाजे के साथ निकाली रथ यात्रा में कई झांकियां भी शामिल थी। इन झांकियों से धार्मिकता का संदेश दिया गया। खबरें विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग ऑन करें faizathim.com। सच के साथ।